अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में हम अभी तक क्या जान चुके हैं? अभी तक हम ये जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं, क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं। एक सिंपल क्लास का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। फिर हम ये देख सकते हैं कि हम क्लास बनाने के बाद उसे यूज़ करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट बना के हम क्लास के किस जो है पोर्शन को या किन डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स का क्या रोल है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का क्या ताल्लुक है। क्लास एक बड़ी एंटिटी है आप कह लें, और ऑब्जेक्ट एक छोटी एंटिटी हम कह सकते हैं। इस तरह से, क्योंकि पहले हम क्लास बनाते हैं और फिर क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। बहरहाल क्लास को डिफ़ाइन करना, देन उसके अंदर कुछ डाटा को हाइड करना, कुछ को शो करवाना, रीज़न उसका, हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। देन हमने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए हम पहुँचे थे कि हम ऑब्जेक्ट्स को एज अ डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखें तो जिस तरह हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इंट ए बी, ठीक है, इंटीजर टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए, उसी तरह जब हम डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू लिख रहे हैं, इट मीन्स नाउ डिस्टेंस क्लास क्या बन गया, डिस्टेंस अब हमारे पास क्या बन गया, डिस्टेंस एक तरह की डाटा टाइप बन गई है। और डिस्टेंस वन एंड डिस्टेंस टू क्या बन गए हैं, ये वेरिएबल बन गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम इंट ए और बी लिखते हैं, हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्लास एज अ डाटा टाइप यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर जो भी डाटा क्लास के अंदर जो भी क्लास को जब हमने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दिया, डिक्लेयर करके डिफ़ाइन कर दिया, कंप्लीट कर दिया है, तो फिर उसके बाद हम उस क्लास टाइप के जितने भी चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है जी, अब ये वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। और दूसरी बात, अब हमने एक यूज़र डिफ़ाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर ली है। जैसे कि मैंने आपको क्लास की डेफिनेशन में भी बताया था, क्लास इज़ ऑल्सो अ यूज़र डिफ़ाइंड डाटा टाइप। अब हमारे पास एक अपनी डाटा टाइप बन गई है जिसके अंदर दो तरह का डाटा आ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है एक नई डाटा टाइप हमने जनरेट कर ली सी प्लस प्लस में, ऊप की मदद से, ऊप के टूल क्लास की मदद से हमने एक नई डाटा टाइप डिस्टेंस बना ली, जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह की वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती है, फीट भी और इंचज़ भी। लेकिन अगर हम किसी भी बिल्ट इन डाटा टाइप की बात करें तो या तो वो इंटीजर स्टोर करेगी या वो फ्लोट स्टोर करेगी, दोनों वैल्यूज़ एक साथ स्टोर नहीं करेगी। लेकिन डिस्टेंस जो हमारे पास एक ऐसी डाटा टाइप बन गई है जो दो डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल्स को या दो डिफरेंट टाइप के डाटा को एक साथ एक ही जगह पे स्टोर करवा रही है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास हम ऑब्जेक्ट्स को एज सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स को एज डाटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, क्लास को हम एज अ डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। और जो डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू हमारे पास बनाई है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस डाटा टाइप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह हमने डिस्टेंस की क्लास के अंदर सेट एंड गेट के फंक्शंस बनाए हुए हैं। सेट का फंक्शन फीट में वैल्यू सेट करने के लिए यूज़र से लेके, और इंचज़ का फंक्शन इंचज़ में वैल्यू सेट, और सेट का फंक्शन ही, सेट डिस्टेंस का फंक्शन ही इंचज़ में भी वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। गेट डिस्टेंस का फंक्शन एक और हमारे पास मेथड है फीट एंड इंचज़ में वैल्यू लेने का। इसमें यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि वो कंसोल पे जो स्क्रीन है वहाँ पर ये फीट एंड इंचज़ को इनपुट करे। जबकि जो पहला फंक्शन है सेट डिस्टेंस वाला फंक्शन, वो भी फीट एंड इंचज़ को सेट करवाने के लिए ही है, लेकिन उसमें यूज़र एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दैट फंक्शन पैरामीटर प्रोवाइड करेगा। शो डिस्टेंस का फंक्शन क्या करता है, फीट एंड इंचज़ को शो करवाता है। जो भी फीट में वैल्यू और जो भी इंचज़ में वैल्यू है उसे फॉर्मेटेड थोड़ी सी हमने आउटपुट दी हुई है। इन फीट के ऊपर हम सिंगल कॉमा और इंचज़ के ऊपर डबल कॉमा लगाएंगे, और फिर हमारे पास आउटपुट आएगी। किस तरह से आएगी, देखने में कुछ इस तरह से होगी। ठीक है जी, फीट के ऊपर कॉमा, सिंगल कॉमा फीट की वैल्यू पे, देन स्लैश हाइफन कह लें, और फिर उसके बाद इंचज़ की वैल्यू और इंचज़ के ऊपर डबल कॉमा, यानी हम फीट एंड इंचज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर आके हमने डिस्टेंस टाइप के दो वेरिएबल्स बनाए, या यू में से हमने ऑब्जेक्ट्स को एज डाटा टाइप यूज़ किया, डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू, एंड देन डिस्टेंस वन डॉट गेट सेट डिस्टेंस हमने कॉल किया, और वहाँ पे हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। डिस्टेंस टू डॉट गेट डिस्टेंस कॉल किया, और यूज़र से सीन करवाई वैल्यूज़, और
फीट एंड इंचेस में सेट करवा दी, ठीक है। डिस्टेंस 1 ने पैरामीटर में वैल्यू पास की फीट एंड इंचेस की, जबकि डिस्टेंस 2 ने अपनी फीट एंड इंचेस को सेट करवाने के लिए क्या किया, उसने अपने फीट एंड इंचेस को सेट करवाने के लिए यूज़र को सीन की ऑप्शन दी। देन सी आउट स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्टेंस 1 डॉट शो डिस्टेंस एंड डिस्टेंस 2 डॉट शो डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल करके हमने डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 को का आउटपुट भी दिखा दी कि डिस्टेंस 1 में क्या वैल्यू है, डिस्टेंस 2 में क्या वैल्यू है। अब अगेन गौर करें, हमने क्या कर लिया, हमने क्लास की मदद से एक नई डाटा टाइप बना ली जो कि हमारे पास दो डिफरेंट तरह के डाटा को एक साथ स्टोर करवा रही है, जैसे कि फीट एंड इंचेस इन इंटीजर एंड फ्लोट। यहाँ तक हमने बात की थी। इससे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको दो फंक्शंस दिखाए हैं डिस्टेंस क्लास के डाटा मेंबर्स को सेट करने के लिए। डिस्टेंस क्लास के डाटा मेंबर्स कौन कौन से हैं? फीट एंड इंचेस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को सेट करने के लिए हमने दो तरह के पब्लिक पोर्शन में दो तरह के सेटर फंक्शंस बनाए, एक सेट डिस्टेंस और एक गेट डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों का मकसद क्या है? आपके डिस्टेंस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डाटा मेंबर्स को सेट करवाना, ठीक है। एक और चीज़ ज़रा नोटिस करते जाएं, अपने माइंड में बिठाते जाएं, वो ये कि क्लास के जो डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस हैं वो ही सब कुछ ऑब्जेक्ट के भी होंगे। तो अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस क्लास के डाटा मेंबर्स फीट एंड इंचेस, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 या डिस्टेंस 2 के डाटा मेंबर्स फीट एंड इंचेस, तो ये तीनों के ही हैं, ठीक है। क्लास इटसेल्फ बेसिकली खुद से यूज़ नहीं होती, बल्कि क्लास को यूज़ करने के लिए क्लास को यूज़ करने वाले उसके ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। जब तक हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते तब तक क्लास यूज़ नहीं हो सकती। क्लास इटसेल्फ खुद कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि एक मोल्ड है, एक टेम्पलेट है, बिल्कुल वैसे जैसे एक आइस मोल्ड है, एक केक मोल्ड है, बर्फ़ का सांचा या केक का सांचा जो है वो खुद कुछ नहीं है जब तक उसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं निकल आता, लाइक आइस और केक। इसी तरह डिस्टेंस क्लास खुद कुछ नहीं है जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं हम बना लेते, ठीक है। तो ये फीट एंड इंचेस जो हैं ये इसके अंदर जो हमने डिफ़ाइन किए हैं, जो हमने प्राइवेट पोर्शन में इसके डाटा मेंबर और पब्लिक पोर्शन मेंबर फंक्शंस डिफ़ाइन किए हैं, वो एक्चुअली इस डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स ही यूज़ करने वाले हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि आपने यहाँ पे नोटिस किया कि हमने डिस्टेंस क्लास के डाटा मेंबर्स को सेट करवाने के लिए दो तरह के सेटर फंक्शन यूज़ किए, ठीक है। क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, ठीक है, कि जिसके थ्रू हम अपने क्लास के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर सकें? हाँ जी, हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, और ये ज़्यादा बेटर और कंसाइज सोल्यूशन है, और ज़्यादा इससे जो हमारे पास बेटर रिजल्ट्स और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं इससे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नाम से पता चल रहा है कैसा क्या है ये। सबसे पहली बात तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, ठीक है। अब नाम पे अगर हम इसके नोटिस करें तो कंस्ट्रक्टर कैसा फंक्शन है? एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। क्या करता है? क्लास के ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि अगर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसे वैल्यूज़ असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके डाटा मेंबर्स में वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। वो क्या कहते हैं जी? वो हम कह रहे हैं इंग्लिश ऑब्जेक्ट एग्जांपल में हमने देखा कि दो मेंबर फंक्शंस हमने यूज़ किए आपके क्लास के डाटा मेंबर्स को, डाटा आइटम्स को वैल्यूज़ साइन करने के लिए। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट सोल्यूशन ये है कि हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अपने आप को खुद से इनिशियलाइज करें, ठीक हो गया जी। ज़्यादा बेटर क्या है? ये है कि बजाय इसके कि हम मल्टीपल सेटर फंक्शंस बनाएं वैल्यूज़ को सेट करवाने के लिए, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ अपने आप को क्या करे, इनिशियलाइज करे when it's फर्स्ट क्रिएटेड विदाउट रिक्वायरिंग अ सेपरेट कॉल टू मेंबर फंक्शन, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो वो अपने डाटा मेंबर्स के अंदर खुद से वैल्यू सेट करवा दें, हमें ऐसा कुछ काम करवाना था। यानी कि ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो किस में, क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके डाटा मेंबर्स के अंदर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो। अगर कोई फंक्शन ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन कर सकता है, यानी क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे उसके डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन की जा सकती हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। दोबारा नोटिस करें, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे ही किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, साथ ही उसके डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो जाएं, वैल्यूज़ असाइन हो जाएं। ये करने के लिए हम क्या करते हैं? ये करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये काम करने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है,
ठीक है जी। द टर्म कंस्ट्रक्टर इज समटाइम्स एब्रिवेटेड CTOR, स्पेशली इन कमेंट्स इन प्रोग्राम लिस्टिंग। ठीक है, ये भी हमने नोटिस कर लेना। बहरहाल कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। हम काउंटर क्लास एग्जांपल ले रहे हैं। काउंटर डॉट CPP के नाम से हमने एक प्रोग्राम बनाया है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्लास बनाते हैं काउंटर के नाम से। ठीक हो गया। उसी तरह क्लास की डेफिनेशन शुरू हुई, क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नाम लिखा, देन प्राइवेट एंड पब्लिक पोर्शन बना दिए। प्राइवेट के अंदर हमने एक अनसाइंड इंटीजर काउंट लिया। अनसाइंड और साइंड इंटीजर में हमें फ़र्क पता है। अनसाइंड ऐसे इंटीजर्स हैं जिसमें साइन की ज़रूरत नहीं होती, कि जिसमें इंटीजर्स के साथ साइन नहीं लगा होता, जबकि अगर हम अनसाइंड ना लिखें तो फिर हमारे पास जो इंटीजर सिंपल इंटीजर है वो साइंड इंटीजर कहलाता है। यानी साइंड हम नहीं लिखते, अनसाइंड हम सिर्फ लिखते हैं। बहरहाल अनसाइंड इंटीजर काउंट हमने एक सिंपल डाटा मेंबर एक वेरिएबल ले लिया। काउंटर क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर एक वेरिएबल काउंट हमने ले लिया इंटीजर टाइप का। देन पब्लिक के अंदर आके हमने एक फंक्शन बनाया काउंटर, और उसके बाद देखें जी। अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमने पब्लिक के अंदर आके काउंटर लिखा है। अब ये काउंटर क्या है, काउंटर अगर आप नोटिस करें तो ये क्लास का नाम ही नहीं है, ये आपकी क्लास का ही नाम नहीं है। ये देखें, ये जो क्लास का नाम है वही इस फंक्शन का नाम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये फंक्शन क्यों है, फंक्शन इसलिए क्योंकि इसके साथ ये जो स्मॉल ब्रेसेस लगी हुई हैं, ये स्मॉल ब्रेसेस हमें बता रही हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है। सो बिल्कुल ऐसे ही है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऐसा ही फंक्शन होता है जिसका नेम सेम होता है एज द क्लास नेम। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है हमने इसकी बॉडी एम्प्टी रखी है, या फिर इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। काउंटर लिखा हमने ऊपर। ठीक है जी, उसी तरह काउंटर लिख के हम क्या करेंगे, इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अगर मैं करूँ आपको, काउंटर लिख के हम, ठीक है जी, इसकी बनाते हैं बॉडी। और बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, काउंट को वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। ठीक है, और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं अपना फंक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के अंदर हमने काउंटर के फंक्शन के अंदर काउंट वाले वेरिएबल को 0 असाइन किया और अपने फंक्शन को बंद कर लिया। ये तरीका भी है इस फंक्शन को लिखने का, या फिर हम इसे एम्प्टी बॉडी रखें और जैसे ही हम फंक्शन का नाम लिखें साथ ही जो है हम काउंट 0 अगर लिख दें, ठीक है, कॉलन लगा के, तो हमारे पास तब भी यही डेफिनेशन बनती है। या फिर आप ऐसे इसको एक्सपैंड करके लिख लें, काउंटर का आपने फंक्शन बनाया, ठीक है, और करली ब्रेसेस लगाई और उसके अंदर आपने काउंट के वेरिएबल को 0 साइन कर दिया। ऐसे भी किया जा सकता है, या जैसे ही बुक में हमें बताया हुआ है वैसे भी किया जा सकता है। बहरहाल नोटिस करने वाली क्या बात है, नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारे पास एक काउंटर फंक्शन हमने बनाया है। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्लास के डाटा मेंबर को एक वैल्यू असाइन कर दी है, 0 वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, इस फंक्शन की खास बात क्या है, इस फंक्शन की खास बात यह है कि इसका नाम वही है जो क्लास का फंक्शन है, पहली खास बात। दूसरी खास बात, इस फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका नेम सेम होता है एज द क्लास नेम, एंड दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैव नो रिटर्न टाइप, इवन नॉट वॉइड। वॉइड भी नहीं होती, इसकी रिटर्न टाइप सिरे से होती नहीं। कंस्ट्रक्टर कैसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और इस फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है जिसका नाम क्लास नेम जैसा होता है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। क्या ये आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स ले सकता है, खुला हुआ, ये कोई भी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स नहीं लेता। काउंटर का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट लेता है या नहीं लेता, जी बिल्कुल पैरामीटर या आर्गुमेंट्स ये ले सकता है, लेकिन ये कोई रिटर्न टाइप बिल्कुल भी नहीं रखता। बहरहाल इस कंस्ट्रक्टर के फंक्शन ने क्या किया, क्लास का एक ही डाटा मेंबर है काउंट, उसे 0 से इनिशियलाइज करा दिया। क्यों, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम ही ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो अपने आप को इटसेल्फ अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा ले, उनमें वैल्यू सेट करवा ले। फिर हमने एक इंक्रीमेंट काउंट का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, काउंट वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसमें एक का इंक्रीमेंट दे रहा है। और फिर गेट काउंट का फंक्शन एक बनाया है जो क्या कर रहा है, वो काउंट वेरिएबल में यानी क्लास के डाटा मेंबर में जो भी वैल्यू स्टोर है उसे शो करवा रहा है।
देन हम आते हैं अब जी मेन फंक्शन में। ही हमने क्लास की डेफिनेशन कर ली कंप्लीट। अब क्वेश्चन आता है इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए वही वाली बात, हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर हमने काउंटर क्लास के दो वेरिएबल्स या एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स बना लिए। ठीक है जी, हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, काउंटर C1 और C2। जैसे ही हमने काउंटर C1 और C2 लिखा तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काउंटर क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ। सो बेसिकली इस फंक्शन की ख़ास बातों में एक और बात ऐड हो गई। एक तो ये कि इस फंक्शन का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है एग्जैक्टली। इस फंक्शन की कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, दूसरी खास बात। और तीसरी बात, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कभी भी मैनुअली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तीन खास बातें क्या हैं। एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कभी भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसी क्लास का तो ऑटोमेटिकली उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। जैसे कि काउंटर C1 एंड C2 जैसे ही हमने स्टेटमेंट लिखी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर काउंटर कॉल हुआ और उसने क्या किया, C1 के डाटा मेंबर काउंट को ज़ीरो कर दिया और C2 के भी डाटा मेंबर काउंट को ज़ीरो कर दिया। यानी C1 के काउंट में भी ज़ीरो स्टोर है और C2 के काउंट में भी ज़ीरो स्टोर है। अब अगर आप C1 डॉट गेट काउंट करके देखेंगे, डिस्प्ले करके देखेंगे तो आपको ज़ीरो ज़ीरो आंसर मिलेगा। फिर आप C1 और C2 के ऊपर कुछ इंक्रीमेंट के फंक्शंस कॉल करते हैं और फिर गेट काउंट करते हैं तो डिफरेंट आंसर आएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे, इसको शो करवाएंगे, आउटपुट करवाएंगे तो आपको C1 और C2 ज़ीरो ज़ीरो मिलेगा। उसके बाद जब आप C1 और C2 को चेंज कर देंगे, जैसे C1 के साथ आपने एक दफ़ा इंक्रीमेंट कॉल किया, अगर C1 के साथ अगर आपने एक दफ़ा इंक्रीमेंट कॉल किया C1 इंक्रीमेंट काउंट, तो वो C1 ज़ीरो से 1 हो जाएगा। और C2 के ऊपर दो दफ़ा इंक्रीमेंट कॉल किया तो वो ज़ीरो से क्या हो गया, वो 2 हो गया। उसके बाद जब आप C1 डॉट गेट काउंट और C2 डॉट गेट काउंट करोगे तो दूसरी आउटपुट आपके पास ज़ीरो ज़ीरो नहीं बल्कि 1 और 2 आएगी। यानी C1 में 1 है और C2 में 2 है, क्योंकि हमने उनके ऊपर इंक्रीमेंट काउंट का फंक्शन कॉल किया। बहरहाल नोटिस करने वाली क्या बात है वो ये है कि जब फर्स्ट टाइम आपने C1 डॉट गेट काउंट और C2 डॉट गेट काउंट कॉल किया तो तब भी उनमें कोई वैल्यू थी। हालांकि हमने कोई सेटर फंक्शन कॉल नहीं किया, हमने कोई कंस्ट्रक्टर कोई भी फंक्शन हमने कॉल नहीं किया C1 और C2 ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को वैल्यू असाइन करने के लिए, बट स्टिल उनमें वैल्यू है। किस वजह से है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद ब खुद ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे कॉल हुआ और उसने क्लास के डाटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, यही वो बता रहे हैं, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हुई हमारे पास C1 के साथ। क्या हुआ जी, एवरी टाइम वी डू दिस काउंटर C1, तो हमें क्या करना चाहिए था, C1 डॉट ज़ीरो काउंट जिसमें C1 के अंदर ज़ीरो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हमने जैसे ही काउंटर C1 एंड C2 लिखा तो खुद ब खुद उनको ज़ीरो वैल्यू साइन हो गई। ठीक है, वही वाली बात बता रहे हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम जैसा होता है। ये एक्चुअली इनिशियलाइज़र लिस्ट कंटेन करता है, यानी जिन भी क्लास के डाटा मेंबर्स को हमने इनिशियलाइज करवाना होता है उसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देते हैं। However, this is not preferred approach, although it does work. Here is how you should initialize a data member. ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि एक तरीका तो ये भी है कि आप काउंट को खुद बहुत ज़ीरो वैल्यू असाइन करें, लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम करें तो ज़्यादा आपको बेटर सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है जी, ये काउंटर क्लास की आउटपुट आपने आपको बता दी। आप ये जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया था, एम्प्टी बॉडी कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसके अंदर आप कुछ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो स्टेटमेंट भी आपको, वो आउटपुट भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। जी, उसके बाद हम एक ग्राफिक क्लास की एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का रोल देखते हैं। देखिए जी, हमने सर्कटर डॉट CPP के नाम से फ़ाइल बनानी है और ये क्या है, ये इसमें हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि सर्कल बनाने के लिए हम एक क्लास सर्कल जो बनाते हैं वो किस तरह से उसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए हम उसके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। msoftcon.h की हमें ज़रूरत थी, वो हमने इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वो भी दोनों इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमें उनकी प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस प्रोग्राम में चूँकि नहीं है तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन बेटर यही है कि आप हर क्लास के अंदर जब भी आप एक
सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम बनाएं तो बेटर यही है कि आप iostream डॉट एच और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दोनों को इंक्लूड कर लें, चूँकि इसने सी इन सी आउट की स्टेटमेंट को कतई यूज़ नहीं किया हुआ प्रोग्राम में, इसलिए उसने उसको इंक्लूड भी नहीं किया। बहरहाल आप इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेटर है, आप मतलब एक ही पैटर्न पे चलें। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स वाली एग्जांपल करने लगे तो एम सॉफ्ट कॉन डॉट एच को इंक्लूड करना साथ में नहीं भूलना। बहरहाल जी, हमने एक क्लास बनाई सर्कल के नाम से। प्रोटेक्टेड पोर्शन में हमने इसके डाटा मेंबर्स लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, रेडियस, फिल कलर एंड फिल स्टाइल। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, आपको एक एक्सेस स्पेसिफायर नज़र आ रहा है प्रोटेक्टेड, ठीक है। इस प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की क्या एक्सेस होती है, ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होता है, लेकिन कहाँ पे एक्सेसिबल होता है उसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज है। पब्लिक में जो भी है वो तो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रोटेक्टेड वाला डेटा और फंक्शंस भी आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है ना सिनेरियो है जिसमें हम प्रोटेक्टेड एक्सेस यूज़ करते हैं। बहरहाल यहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्टेड एक्सेस अगर यूज़ की हुई है तो ठीक है, हम उसके साथ ही काम करते हैं, उसके साथ ही हम बात करते हैं। बहरहाल प्रोटेक्टेड जो आउटसाइड द क्लास यूज़ हो जाएगी, किस हद तक वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इंटीजर टाइप का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इंटीजर टाइप का रेडियस लिया है, और कलर टाइप का फिल कलर और एफ स्टाइल टाइप का फिल स्टाइल लिया। अब ये कलर एंड एफ स्टाइल न्यू डाटा टाइप्स हैं जिनसे हम फेमिलियर नहीं हैं। एक्चुअली ये डाटा टाइप्स कहाँ से हैं, ये एम सॉफ्ट कॉन डॉट एच के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमने किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का सर्कल के अंदर कलर फिल करना है तो हम उसके लिए जो वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी डाटा टाइप हम कलर रख लेंगे, और अगर हमने उसके स्टाइल को डिफ़ाइन करना है, उसके स्टाइल को फिल करना है, फिल पैटर्न बताना है, तो उसके लिए हम एफ स्टाइल टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे। कलर एंड एफ स्टाइल बोथ आर डाटा टाइप्स, ठीक है। ये जो आपके पास कलर है और ये जो एफ स्टाइल है, ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये दोनों आपके पास डाटा टाइप्स हैं, ठीक है जी। ये बात याद रखनी है। बहरहाल जी, कलर, फिल कलर और एफ स्टाइल, फिल स्टाइल हमने यूज़ किया। 5 वेरिएबल, अब इस क्लास के 5 डाटा मेंबर हैं, 3 इंटीजर टाइप के, एक कलर टाइप का और एक एफ स्टाइल टाइप का। अब इन्हें हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को हमें इनिशियलाइज़ करवाना होता है, सेट करवाना होता है। एक तरीका तो ये है कि हम सेटर फंक्शन बनाएं और इनकी और इस क्लास के डाटा मेंबर्स की वैल्यू सेट करवा लें। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, हम क्लास सर्कल का एक कंस्ट्रक्टर बनाएं और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इन सारे डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर दें। जैसा कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्टर जो है, अगेन ऐसा ऐसा फंक्शन है जिसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, ठीक है, और जिसकी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर काउंटर वाले कंस्ट्रक्टर से मुख्तलिफ है, क्योंकि काउंटर वाला कंस्ट्रक्टर पैरामीटर नहीं ले रहा था, जबकि ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है, इंट एक्स, इंट वाई, इंट आर, कलर एफ सी, कलर टाइप एफ सी, और एफ स्टाइल टाइप एफ एस, यानी 5 वेरिएबल्स को एज अ पैरामीटर लेता है। और जैसे ही इसको इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अब ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन कुछ आर्गुमेंट्स लेता है, आर्गुमेंट्स लेता है, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, लेकिन कॉल कैसे करेंगे वो तो आपको पता है। आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल तो कर ही नहीं सकते, फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसे देखते हैं। बहरहाल इस फंक्शन ने करना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स, वाई कोऑर्डिनेट में वाई, रेडियस में आर, कलर फिल कलर में एफ सी, और फिल स्टाइल में एफ एस की वैल्यू को सेट करवा देना, ठीक है। अगेन नोटिस करें, मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कभी भी कॉल नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन देखें, उन फंक्शंस के साथ तो ये चल गया जिनको पैरामीटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिन फंक्शंस को पैरामीटर की आर्गुमेंट की ज़रूरत है उसका क्या करें। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसकी कॉलिंग या इसका कुछ ना कुछ तो हमें चेंज नज़र आएगा। बहरहाल कॉल नहीं करना, ये तो कंफर्म है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं किया जा सकता। फिर क्या करेंगे देखते हैं जी। आगे हम ड्रॉ का फंक्शन देख लेते हैं, जो क्या करेगा, सेट कलर का फंक्शन कॉल करके, अगेन एम सॉफ्ट कॉन डॉट एच की क्लास में से बिल्ट इन फंक्शन है, सेट कलर कॉल करके उसे फिल कलर दे देगा, एफ सेट एफ स्टाइल कॉल करके उसे फिल स्टाइल दे देगा, ड्रॉ सर्कल का फंक्शन कॉल करके उसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस की वैल्यू दे देगा, और हमारे पास एक जो है सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जिसका कलर और स्टाइल भी डिफाइंड है। आते हैं जी मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे तो क्लास हो गई क्लोज, ठीक है, सर्कल की क्लास हो गई हमारे पास कंप्लीट। हमने उसके 5 डाटा मेंबर और 2 मेंबर फंक्शंस बता दिए, जिसमें से एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और दूसरा ड्रॉ का फंक्शन है। अब मेन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया ग्राफिक्स को,
ठीक है। ये इनिशियलाइज़ ग्राफिक्स आपके पास क्या करता है, ग्राफिक सिस्टम को इनिशियलाइज़ करता है और उसके जो डेटा टाइप्स और उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं उन्हें यूज़ करवाता है। देन सर्कल C1, पहला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया सर्कल टाइप का C1, और ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे ही हमने उससे पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए। ये है जी, आपके पास कंस्ट्रक्टर को कॉल भी नहीं किया और उससे वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ चाहिए थी, वो पैरामीटर रखता था, तो उसे हम जब तक पैरामीटर पास नहीं करेंगे, उसके आर्गुमेंट्स को फिल नहीं करेंगे, तब तक आपके पास आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, जैसे ही आपने लिखना है ना सर्कल C1, जैसे ही आपने स्टेटमेंट लिखनी है सर्कल C1, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होना है। अब कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, और वो वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर? ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 5 वैल्यूज़ को एज अ पैरामीटर लेता है। तो फिर वो पांचों की पांचों वैल्यूज़ जब तक हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्यों? दोबारा नोटिस करें, जैसे ही आपने सर्कल C1, सर्कल C2, सर्कल C3 स्टेटमेंट लिखनी है, तो साथ ही आपके पास क्या आना है? साथ ही आपके पास जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होना है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि अगर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे वो कॉल होगा। ठीक है, अब जो भी कंस्ट्रक्टर है वही कॉल होना है। अब ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 5 वैल्यूज़ को एज अ पैरामीटर लेता है, इसलिए हमें C1, C2 एंड C3 की क्रिएशन के टाइम पे 5 वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो है फंक्शन, हमारा सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, फिर हम C1 डॉट ड्रॉ, C2 डॉट ड्रॉ और C3 डॉट ड्रॉ का फंक्शन कॉल करके तो क्या करते हैं, हम इन सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। C1 कैसा सर्कल होगा? जिसकी x की वैल्यू 15, x कोऑर्डिनेट 15, y कोऑर्डिनेट 7, और उसका जो है रेडियस 5 होगा, और उसका कलर ब्लू होगा, और जो है वो x फिल होगा। ठीक है, उसके बाद सेट कर्सर पोजीशन, वो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन की पोजीशन सेट करने के लिए होते हैं। बहरहाल हमारा इससे कंसर्न नहीं। हमारा कंसर्न है कि क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर था, और वो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होना था? उसको कॉल तो हम करते नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे कॉल होता है। अब चूंकि कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो कि 5 वैल्यूज़ एज अ पैरामीटर लेता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए वो पाँचों की पाँचों वैल्यूज़ एज अ पैरामीटर पास करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। सो हमें ये काम करना ही करना है, तभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ। हर क्लास के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर C++ की फंक्शनैलिटी है, C++ का फ़ीचर है कि चाहे हम किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएं या ना बनाएं, उसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। अब क्यों होता है? होता है इसलिए है कि हम जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके डाटा मेंबर्स जब मेमोरी में कोई जगह लेते हैं, तो वो खुद से कोई गार्बेज वैल्यू ले सकते हैं। गार्बेज वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू, गार्बेज कहते हैं कूड़े को। ठीक है, गार्बेज वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू जो कि हमारे लिए यूज़लेस है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके डाटा मेंबर्स के अंदर गार्बेज वैल्यूज़ चली जाती हैं, तो अल्टीमेटली जब हम उसे कैलकुलेशन में या अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करने लगेंगे, तो हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, हम जैसे ही क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे रिलाई सिर्फ ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि हम अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी बना लेते हैं जो हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को वैल्यू को गार्बेज वैल्यू में चेंज ना होने दें, यानी ख़राब डाटा हमारी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना आए। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना प्रेफर करते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि हम अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लें, चाहे वो कुछ भी ना करे, चाहे डाटा मेंबर्स को ज़ीरो से ही इनिशियलाइज़ क्यों ना करें। बहरहाल जी, constructor function same as the class name with no return type and is not called at all, but is called itself at the object creation and is used to initialize data members of an object of a class, so that data members of object of the class don't contain garbage values that can affect our calculations and programming. ठीक है, अब जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है तो उसका ऑपोजिट उसका कंट्रास्ट में एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी होता है। कंस्ट्रक्टर का काम अगर कंस्ट्रक्ट करना है, तो डिस्ट्रक्टर का काम है डिस्ट्रक्ट करना, यानी कि ख़त्म करना किसी चीज़ को। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे उसे वैल्यूज़ देता है, तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन उसका ऑपोजिट काम करता है। क्या करता है जी? जब क्लास ख़त्म हो जाती है, क्लास का यूज़ ख़त्म हो जाता है, जब क्लास ख़त्म हो जाती है मीन्स
उसके जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं उनका काम भी ख़त्म हो जाता है। यानी जब क्लास का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, क्लास ख़त्म होने के साथ उसके ऑब्जेक्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? और जो मेमोरी ऑब्जेक्ट्स ने ली हुई है वो भी फ्री करवानी होती है। तो एक्चुअली हम जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो मेमोरी में जगह लेता है, तो उसकी मेमोरी को खाली करवाने के लिए हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स की मेमोरी को फ्री करवाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी, जैसे कि हमने फ्रू की क्लास बनाई, प्राइवेट मुस्कान डाटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया, डेटा मेंबर बनाया, देन एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो डाटा को ज़ीरो रखवाता है, और फिर एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जो कि एम्प्टी बॉडी है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम अगर वही होता है जो क्लास का नाम होता है, तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी बिल्कुल वही होता है जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी कोई रिटर्न टाइप नहीं रखता और मोस्टली कोई पैरामीटर्स भी नहीं रखता। एक ख़ास बात जो हमें डिस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ नज़र आ रही है वो ये है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन की क्रिएशन के टाइम पे, डिक्लेरेशन के टाइम पे हम उसके साथ एक साइन लगाते हैं, टिल्ड का साइन लगाते हैं। ठीक है, जो ये बताता है कि ये हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन ने करना क्या है, क्लास फू के डेटा मेंबर्स को जो भी मेमोरी मिली है वो मेमोरी वापस लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल ये देखें, जैसे ही अब इस क्लास फू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे हम मेन के अंदर जाके फू F1 करते हैं अगर, तो जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही क्लास इसको मेमोरी के अंदर इसके डाटा मेंबर को यानी कि डाटा को एक मेमोरी स्पेस मिलेगी, और उसके अंदर हम जो भी वैल्यू रखवाएंगे, जैसे कि इसका कंस्ट्रक्टर ज़ीरो रखवा रहा है, उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू सेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही क्लास की काम ख़त्म हो जाएगा, क्लास की वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, तो क्या कर दिया जाएगा, ये वाला डाटा मेंबर जो है इससे मेमोरी वापस ले ली जाएगी, इरेज कर लिया जाएगा, और साथ ही इसने जो भी वैल्यू रखवाई है वो भी इरेज कर दी जाएगी। यानी मेमोरी हमारे पास वापस, ये वाला मेमोरी का बाइट अगर ये 100 से लेके समझ लीजिए इसका एड्रेस है 104 तक, तो मेमोरी का ये वाला ब्लॉक भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, इसे खाली करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखें जी, हम अगर इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर डाटा के अंदर वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, और जैसे हम डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट को जो वेरिएबल मेमोरी मिली है और जो डाटा उसके अंदर है वो सारे का सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट जी, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रक्टर के बारे में भी हम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अच्छा अगेन कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर को भी हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का भी वही नाम है जो क्लास का नाम है, लेकिन टिल्ड साइन के साथ ये यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरी बात, डिस्ट्रक्टर कॉल तब होता है जब आप क्लास का काम ख़त्म हो जाता है, यानी आपने क्लास बना ली, मेन फंक्शन के अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स बना के उनको यूज़ कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं, एंड करते हैं, तो क्या होता है, आपके पास जो भी डाटा क्लास के डाटा मेंबर्स ने मेमोरी ली हुई है वो सारी की सारी डिस्ट्रक्टर फंक्शन डीएलोकेट करवा देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी हर क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर फंक्शन का होना ज़रूरी है? जब हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हर क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर फंक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हर क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसी तरह डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और क्लास के डाटा मेंबर्स क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने और उनको जितनी भी मेमोरी मिली है वो सारी डीएलोकेट करवा लेता है। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट ही कॉल होता है, हमें इसको खुद से क्रिएट करने की या कॉल करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मोस्टली हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन अपने प्रोग्राम्स के अंदर नहीं रखते, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम रखते हैं। रीज़न ये कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हट के कुछ काम करवाना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने तो आपके डाटा मेंबर्स के अंदर सिर्फ ज़ीरो वैल्यू, या आप कह लें ज़्यादा ज़्यादा जिस टाइप का वेरिएबल है उस टाइप की कोई वैल्यू, करेक्टर है तो कोई स्पेशल करेक्टर ए बी सी कुछ स्टोर करवा देगा, नंबर है तो ज़ीरो स्टोर करवा देगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही करेगा। लेकिन अगर हमें अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ देनी है, जैसे कि सर्कल की क्लास के अंदर हमने की, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे कंस्ट्रक्टर्स बनाने पड़ते हैं जो स्पेसिफिक डाटा मेंबर स्पेसिफिक वैल्यूज़ को एज अ एज एन आर्गूमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड करते हैं।
ठीक है जी। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गूमेंट्स। क्या हम ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन आर्गूमेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? ठीक है। अभी तक हम वेरिएबल्स को तो फंक्शन आर्गूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, क्या हम ऑब्जेक्ट्स को भी फंक्शन आर्गूमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, आंसर इज़ येस। ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फंक्शन आर्गूमेंट्स, बट हाउ? उसकी तरफ आते हैं। इंग्लिश कॉन डॉट CPP के नाम से हमने एक प्रोग्राम बनाया, कंस्ट्रक्टर ऐड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग मेंबर फंक्शंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स होंगे इसके अंदर और ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे हम यूजिंग द मेंबर फंक्शंस। बहरहाल हम देखते हैं जी, हमने आई स्ट्रीम को नेम स्पेस को इंक्लूड किया और हमने डिस्टेंस की क्लास बनाई, उसी तरह उसके फीट एंड इंचज़ रखे, डिस्टेंस का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो फीट को 0 और इंचज़ को 0 रखवाता है। फिर हमने डिस्टेंस क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि इन फीट और फ्लोट इंचज़ वेरी पैरामीटर्स लेता है। यानी अगर आप ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जिसके फीट एंड इंचज़ में 0 वैल्यूज़ जाए, तो आप सिंपली उसको डिस्टेंस D1 लिखेंगे। और अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे यूज़र से फीट एंड इंचज़ की वैल्यू भी लेके ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स में इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हैं, तो फिर आप सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ है, आपने दो कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ कर लिए? ठीक है, इस पे भी हम अभी बात करने वाले हैं। लेकिन आपको याद हो तो अगर किसी एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस यूज़ हों तो हम उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर किसी एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के दो फंक्शंस यूज़ हों तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये हमारे पास एक्चुअली एक तरह की कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, जिसके अंदर हमने दो कंस्ट्रक्टर सेम नेम के यूज़ किए हैं बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ओवरलोडिंग की यही डेफिनेशन है, वी कैन क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हमने यही किया, हमने यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस जैसे कि डिस्टेंस के दो फंक्शंस बनाए, दो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बनाए, लेकिन हमने इनके पैरामीटर डिफरेंट रखे। पहला डिस्टेंस का फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, जबकि दूसरा डिस्टेंस का फंक्शन दो पैरामीटर्स फीट और इंचेस ले रहा है, और उसकी वैल्यूज़ को सेट करवाता भी है कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने चलना ही तब है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है। बहरहाल जी, गेट डिस्टेंस का फंक्शन क्या करता है? यूज़र से फिर इनपुट लेता है। तीसरा तरीका, दो तरीके ये है कि पहला तरीका ये कि आप फीट इंचज़ में 0 रखवा दो। दूसरा तरीका ये है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे आप डिस्टेंस इन फीट फ्लोट इंचज़ वाले कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे उसकी फीट एंड इंचज़ को वैल्यू साइन कर दो। और तीसरा तरीका ये है हमारे पास कि गेट डिस्टेंस का फंक्शन आ जाए और यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाए कि वो फीट और इंचज़ की वैल्यू को सीन करवाए। ठीक है, और शो डाटा का फंक्शन क्या कर रहा है? उसी फीट एंड इंचज़ को स्क्रीन पे शो करवा रहा है। देन एक और यहाँ पे हमारे पास हमें फंक्शन नज़र आ रहा है जिसका नाम है void add डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। यानी कि एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड डिस्टेंस, और वो दो पैरामीटर्स ले रहा है, और वो दोनों पैरामीटर्स किस टाइप के हैं? डिस्टेंस टाइप के हैं। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हमें ज़्यादा सही पता चलेगा। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर करके और कर्ली ब्रेसेस लगा के, और हमने जो है ना यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अपनी क्लास की बाउंड्री को तो कर दिया ख़त्म। अब क्लास से बाहर आके हम इस ऐड डिस्टेंस वाले फंक्शन को करते हैं जी रन, सॉरी करते हैं हम डिफ़ाइन। डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या किया? वॉइड डिस्टेंस ऐड डिस्टेंस। अच्छा, ये अब आपको क्या नज़र आ रहा है? ये चीज़ आपने पहले देखी हुई है या नहीं देखी हुई है? एक और चीज़ हम जो इससे पहले, अच्छा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपने देखा लिखा हुआ है ना वाइड डिस्टेंस के बाद, ये जो आपके पास दो दफ़ा जो है वो लगे हुए हैं, आपके पास कॉलन लगे हुए हैं। बेसिकली ये क्या है? ये आपके पास जब हम एक क्लास के फंक्शन को डिक्लेयर तो क्लास के अंदर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने विद इन द क्लास डिक्लेरेशन की, यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर हम उस फंक्शन को आउटसाइड द क्लास बाउंड्री डिक्लेयर करते हैं तो फिर हमें उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है। और ये जो हमारे पास डबल डॉट्स हैं, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाता है, जिसको हम लगाते कहाँ पे हैं? हम क्लास का नाम लिखते हैं और फिर हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप उसी तरह हमने वॉइड लिखी, फिर हमने क्लास का नाम लिखा, फिर हमने आपके पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, और फिर हमने ऐड डिस्टेंस के फंक्शन का नाम लिखा और उसके दो पैरामीटर्स को डिफाइन किया। ठीक है, अब उसके दो पैरामीटर्स क्या हैं? वैसे तो हम किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आर्गुमेंट वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने दो आर्गुमेंट्स लिए हैं D2 एंड D3, दीज बोथ आर ऑफ टाइप डिस्टेंस। ठीक है जी, डिस्टेंस टाइप के हैं, इसका मतलब है हमने ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस टू D2 एंड D3 आर ऑफ टाइप डिस्टेंस मीन्स D2 एंड D3 आर ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट्स को एज एन आर्गुमेंट
यूज़ किया है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट्स को एज एन आर्गुमेंट यूज़ किया है, जैसे कि डिस्टेंस d2 एंड डिस्टेंस d3, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये, ज़रा इसको भी देख लें कि आप यही फंक्शन जो आपके पास डिस्टेंस फीट 0 एंड इंचेस 0 0 आपने ब्रैकेट में किया है, यहाँ पे भी फीट फीट और इंचेस इंचेस ब्रैकेट में किया, आप यही काम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप डिस्टेंस का आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये वाली लाइन काटते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखें फीट, ठीक है जी, फीट हाँ जी, दोबारा करते हैं। आप ये वाली लाइन काटते हैं और इसकी जगह आप यहाँ पे एक ब्रेस लगा के, यानी ओपनिंग ब्रेस फंक्शन की लगा के फीट लिखा और फीट असाइंस टू 0 किया, ठीक है। और फिर इंचेस लिखा और इंचेस असाइन टू 0.0 किया, ठीक है। उसी तरह सेमी कॉलन और फिर यहाँ पे आप इस फंक्शन की बाउंड्री बंद कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट्स काट के आप इस तरह से लिख सकते हैं, फीट असाइंस टू FT सेमी कॉलन, ठीक है, और इंचेस असाइंस टू IN और कॉलन। और यहाँ पे आप इसकी फंक्शन की ये वाली ब्रेस तो आपकी ख़त्म हो जाएगी ना, ये वाली, और आप यहाँ पे एंडिंग ब्रेस लगाएं और आपके पास ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप उस तरह जैसे पहले करते थे, फीट साइंस टू 0 इंचेस साइंस टू 0.0 एंड फीट साइंस टू फीट इंचेस साइन टू इंचेस, जो आपके पास पैरामीटर आया वो आप अपने डाटा मेंबर्स को साइन करते थे, आप वैसे भी ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल जी, हमारे पास ये तरीका भी है और दूसरा तरीका भी है कि आप जो है कॉलन लगा के तो ब्रैकेट में वैल्यूज साइन कर दें, या फिर आप जिस तरह पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू साइन करते थे, आप वैसे भी फीट एंड इंचेस के अंदर वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखें कि ये नई चीज़ हमें जो नज़र आई, हमने जब क्लास के फंक्शन को आउटसाइड द क्लास आके डिफ़ाइन करना है तो फिर हमें उसके साथ क्लास का रेफरेंस देना ज़रूरी है, और वो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ करेंगे। फिर जी, अब जिस बात पे हम एक्चुअली बात कर रहे थे वो ये थी कि क्या ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स यूज़ हो सकते हैं, तो आंसर इज़ यस, ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। जैसे कि आप इस एड डिस्टेंस के फंक्शन के अंदर देख रहे हैं कि आपके पास जो डिस्टेंस d2 एंड डिस्टेंस d3 है, ये आपके पास d2 एंड d3 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें हमने फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पर यूज़ किया है। बहरहाल ये यूज़ कैसे होंगे, काम कैसे करेंगे, वो देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने d2 डॉट इंचेस प्लस d3 डॉट इंचेस, यानी d2 ऑब्जेक्ट के इंचेस और d3 ऑब्जेक्ट के इंचेस को हमने ऐड कर लिया, फिर फीट को हमने वैल्यू साइन कर दिया 0। अब ये फीट किसका है और ये इंचेस किसके हैं। इंचेस और फीट तो हमें पता है किसके होते हैं, इंचेस और फीट होते हैं हमारे पास डिस्टेंस क्लास के डाटा मेंबर हैं, ठीक है जी। तो हमने इंचेस को d2 और d3 की वैल्यू साइन किया और फीट को हमने 0 साइन किया है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर तो इंचेस जो हमने अभी टोटल किए हैं वो अगर 12 से ग्रेटर हैं तो इंचेस में से हमने 12 माइनस कर देना है और फीट में हमने 1 ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो अगर आपके पास दो डिस्टेंसेस के इंचेस काउंट करके टोटल करके 12 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो आपके पास 12 उसमें से निकाल के आप इंच बना सकते हैं। जितने 12 निकलेंगे उतने आपके पास इंचेस आ जाएंगे। बहरहाल आपके पास जब इंच आ गए तो अब आप क्या करते हैं, फीट के अंदर जब आपके पास फीट आ गए हैं और बाकी इंचेस भी चेंज हो गए हैं तो फिर आप फीट के अंदर जो है फीट d2 डॉट फीट प्लस d3 डॉट फीट ऐड करके और फीट को साइन कर देते हैं। क्या करते हैं, फीट की वैल्यू के अंदर d2 और d3 का फीट भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि फीट हमारे पास अभी तक 0 था और अगर तो इंचेस ग्रेटर देन 12 हुए होंगे तो फीट आपके पास 1 हुआ होगा, ठीक है। अगर 1 हो गया है या जो भी वैल्यू हो गई है तो फीट के अंदर हमने d2 का फीट और d3 के फीट को ऐड कर लिया। मेन बात यहाँ पे ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम d2 के साथ जब डॉट इंचेस और d3 के साथ डॉट इंचेस कॉल करते हैं, इसका मतलब है हमने ऑब्जेक्ट d2 के डाटा मेंबर इंचेस को कॉल किया और ऑब्जेक्ट d3 के डाटा मेंबर हमने इंचेस को कॉल किया और हमने उन्हें ऐड किया। अगर हम d2 एंड d3 के साथ इंचेस को या उनके डाटा मेंबर्स को कॉल करें, इसका मतलब है d2 एंड d3 आर ऑब्जेक्ट्स। देन मेन फंक्शन के अंदर आए, हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए।
पहला हमने डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 3 बनाया। जब आप डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 3 क्रिएट करेंगे तो आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? बेसिक हम आपके पास पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचेस को 0 0 रखवा देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 के डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 3 अगर आपने किया है तो उसको क्या कर देगा, उसके अंदर वैल्यूज़ 0 0 रखवा देगा उनके फीट एंड इंचेस में। जबकि डिस्टेंस 2 को कॉल किया और वहाँ पे डिस्टेंस 2 को क्रिएट किया और वहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो फीट एंड इंचेस की वैल्यू एज अ आर्गुमेंट लेता है, तो हमने फीट एंड इंचेस की वैल्यू प्रोवाइड किया। अब डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 के फीट एंड इंचेस 0 0 हैं, जबकि डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचेस दोनों 0 0 हैं। ठीक है, इसका फीट 0 और इसके इंचेस भी 0, इसके भी फीट 0 और इंचेस भी 0। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस 2 है उसके फीट एंड इंचेस की वैल्यू को उसके फीट एंड इंचेस की वैल्यू को हमने सेट करवाया है। सेट किस तरह से करवाया है, हमने इसके ऊपर जब हमने इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो वहाँ पे हमने पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं। जो भी हम पैरामीटर की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिस्टेंस 2 के फीट एंड इंचेस के अंदर चला गया है। देन डिस्टेंस 1 के साथ जब आप गेट डिस्टेंस कॉल करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी, 0 0 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्टेंस 3 डॉट एड डिस्टेंस कॉल करेंगे और उसमें आप डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये आपके पास जब आप डिस्टेंस 1 डॉट गेट डिस्टेंस करेंगे तो ये गेट डिस्टेंस यूज़र से जो है डिस्टेंस 1 के लिए फीट एंड इंचेस लेगा। जो भी यूज़र प्रोवाइड करेगा वो वैल्यू डिस्टेंस 1 ऑब्जेक्ट के फीट एंड इंचेस के अंदर आ जाएगी। और फिर जब आप डिस्टेंस 3 डॉट एट डिस्टेंस कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 वाली स्टेटमेंट चलेगी और आपके पास डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 के अंदर जो भी वैल्यू डिस्टेंस 2 के अंदर तुम्हें पता चल रहा है 11 एंड 6.5, डिस्टेंस 1 के अंदर यूज़र जो भी एंटर करेगा वो क्या करेगा, डिस्टेंस 1 के फीट एंड इंचेस एंड डिस्टेंस 2 के फीट एंड इंचेस को आपस में ऐड करेगा, ये ऐड डिस्टेंस का फंक्शन। और अल्टीमेटली हमें टोटल डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 क्या है उसका आंसर हमारे पास किस में आ जाएगा, उसका आंसर हमारे पास डिस्टेंस 3 के अंदर आ जाएगा। डिस्टेंस 3 इनिशियली उसके अंदर क्या था, इनिशियली उसके अंदर दोनों वैल्यूज़ ही 0 थी। ठीक है जी, तो अब वो 0 से चेंज हो जाएंगी। 0 से चेंज होकर क्या आ जाएगा, उसके अंदर डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 के अंदर जो भी वैल्यू है उसे सम अप करके जो आंसर होगा वो डिस्टेंस 3 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हम करते हैं सी साइंस टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट वैसी ही है। ठीक है, डिस्टेंस 3 डॉट एट डिस्टेंस के साथ जब आप डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 कॉल कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस 3 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 को ऐड कर रहा है, तो एक्चुअली बिल्कुल ये स्टेटमेंट वैसी ही बन गई है, सी असाइंस टू ए प्लस बी। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है जी, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं कि हमने क्या किया, बिल्कुल वेरिएबल्स के अंदर जिस तरह हम दो वेरिएबल्स को ऐड करके तीसरे में रख सकते हैं उसी तरह हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके तीसरे में रख दिया। और साथ साथ हमने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है, हमने फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर पास किया है, एज एन आर्गुमेंट लिया है। सो वी कैन ऑल्सो टेक ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन आर्गुमेंट्स सेम लाइक वेरिएबल्स। देन आपके पास ये और स्टेटमेंट्स में डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 और डिस्टेंस 3 को शो करवा दिया। ज़ाहिर सी बात डिस्टेंस 1 आपके पास वो होगा जो यूज़र ने वैल्यूज एंटर की हैं, डिस्टेंस 2 होगा जी 11 एंड 6.25 और डिस्टेंस 3 होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2। जैसे कि देखें डिस्टेंस 1 में लेट्स से यूज़र ने 17 और 5.75 ऐड दिया है, डिस्टेंस 2 आपके पास 11 और 6.25 था। तो अल्टीमेटली जब आप 11 एंड 17 को ऐड करेंगे, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 आपके पास आ गया। जब 11 और 17 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, 18 और 20 28 फीट। और इंचेस आपके पास क्या हो जाएंगे, इंचेस आपके पास टोटल होके हो जाएंगे जी 12 हो जाएंगे। तो 12 इंचेस को आप फीट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास अल्टीमेटली 28 की बजाय 29 फीट और 0 इंचेस आपके पास आंसर आएगा डिस्टेंस 3 के अंदर। बहरहाल कैन वी यूज़ objects as function arguments? Yes, we can use objects as function argument, as we used distance d2 and distance d3 as function argument of add distance function in the डिस्टेंस क्लास। ठीक है, अब डिस्टेंस क्लास का ही ये फंक्शन है डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसे हमने क्लास की बाउंड्री के बाहर आके डिफ़ाइन किया है, डिक्लेयर हमने क्लास के अंदर ही इसको किया। ठीक हो क्या जी,
तो ये हमारे पास कि हम फंक्शन को कि हम ऑब्जेक्ट्स को एज फंक्शन आर्गूमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की। तो बिल्कुल जी, क्या हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग की है? हाँ जी, बिल्कुल हमने कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग की है। हमने एक ही नाम के दो फंक्शंस यूज़ किए हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, इसलिए वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाएगी। और दोनों में डिफरेंस हमने किस तरह क्रिएट किया? हमने दोनों के पैरामीटर्स में डिफरेंस किया है। बिल्कुल ओवरलोडिंग की हमारे पास ये डेफिनेशन होती है, इन द सेम प्रोग्राम मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किए जा सकते हैं? हाँ जी, हमारी नीड पर डिपेंड करता है। हम सिंपल जीरो वाले कंस्ट्रक्टर चाहते हैं, यूज़र से वैल्यू सेट करवाने वाले कंस्ट्रक्टर चाहते हैं, खुद से वैल्यू देने वाले कंस्ट्रक्टर चाहते हैं। हम जैसे भी कंस्ट्रक्टर चाहते हैं वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्या मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया जा सकता है? हाँ जी, मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि हमने यार डिस्टेंस के फंक्शन को डिक्लेयर तो क्लास के अंदर किया, लेकिन हमने उसको डिफाइन आउटसाइड द क्लास किया, और उसके लिए वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? उसके लिए हमें क्लास के बाहर आके क्लास का रेफरेंस देना पड़ा, क्लास का रेफरेंस, और साथ में हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा? क्लास के फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? क्लास के और जो फंक्शन है उसके साथ हमें बेसिकली हमें फंक्शन के साथ फंक्शन से पहले क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ा। तभी जाके हमारे पास क्या हुआ? तभी जाके हमारे पास एक क्लास का फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर पाए हम। ठीक है, और कैसे किया उसकी सारी डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। कैसे करते हैं जी? हम सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन की, फिर हम लिखते हैं जी आपके पास नेम ऑफ द क्लास जिसका फंक्शन हम आउटसाइड द क्लास करने वाले हैं डिक्लेयर, फिर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, फिर हम अपने फंक्शन का नाम एंड देन उसके फंक्शन आर्गुमेंट्स की जो भी लिस्ट है उसे हम डिफाइन कर देते हैं। क्या ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट्स यूज़ किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट्स एज पैरामीटर भी हमने पास किया और एज एन आर्गुमेंट भी हमने यूज़ किया। जब हमने डिस्टेंस 3 डॉट एड डिस्टेंस किया तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 को एज एन आर्गुमेंट पास किया। ये देखें जी, यहाँ पे हमने जब एड डिस्टेंस कॉल किया तो यहाँ पे हमने ये दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर यूज़ किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट्स को एज अ फंक्शन की कॉलिंग पे एज आर्गुमेंट पास भी किया जा सकता है। ठीक है जी, अब ये डिस्टेंस 3 डॉट एट डिस्टेंस एक्चुअली कर क्या रहा है? ये मेमोरी में जो डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 बना है उसकी जो भी फीट एंड इंचज़ की वैल्यू है उसे इकट्ठा करके डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचज़ के अंदर हम रख रहे हैं। ये देखें आपके पास डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 के अंदर जो भी वैल्यूज़ आई डिस्टेंस 1 के जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास के, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी क्रिएट होगी, मेमोरी में जगह बनेगी, मेमोरी में जगह बनेगी तो तीनों के लिए फीट एंड इंचज़ के लिए जगह बनेगी, और फीट एंड इंचज़ में जो भी वैल्यूज़ हम रखवाएंगे यूज़र रखवाता है, हम खुद सेट करवाते हैं, वो वैल्यू सेट होंगी। और अल्टीमेटली जब आप उनको सम अप करेंगे तो डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 के फीट और डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 के इंचज़ आपस में ऐड अप होकर डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचज़ बना देंगे। डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचज़ इनिशियली ब्लैंक होंगे, लेकिन जैसे ही हम डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 को ऐड करेंगे तो उनका सम ऑफ फीट एंड इंचज़ डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचज़ के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में तो मैंने आपको बताया, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है, जिसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मोस्टली जिसका मकसद होता है कि क्लास के डाटा मेंबर को गार्बेज वैल्यू ना मिले, और मोस्टली वो क्लास के डाटा मेंबर को ज़ीरो वैल्यू सेट करवाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मुख्तलिफ है। ठीक है, ये क्या करता है? इनिशियलाइज़ करता है ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग इनिशियलाइज़ करता है, वो तो कंस्ट्रक्टर का यही काम है। लेकिन व्हेन वी हैव सीन टू वेज टू इनिशियलाइज़ ऑब्जेक्ट्स, एक तो हमारे पास है कि हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करवा लें। ठीक है, या फिर हम एक मल्टी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लें और उसके अंदर हम पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाएं, आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाएं और पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाएं, और हम उसके डाटा मेंबर को एज एन आर्गुमेंट उसे पास करें और हम वैल्यू सेट करवा लें। ठीक है, यानी हम एक नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टी आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। किस लिए? वेरिएबल ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए। लेट्स मेंशन अनदर वे टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। एक और तरीका भी है हमारे पास ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाने का। यू कैन इनिशियलाइज इट
विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से उसी टाइप के सेम ऑब्जेक्ट से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कैसे, उसको हम देखते हैं। यानी एक हमारे पास जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी स्टेट को एज इट इज़ आप नए आने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी अगर कर सकते हैं तो वो किसके थ्रू होता है, वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। सरप्राइजिंगली यू डोंट नीड टू क्रिएट अच्छा, एक और चीज़, ये डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप कोई भी इसको डिफ़ाइन या डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉल होता है, सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होता है। कैसे होता है उसे हम देखते हैं, ठीक है। It's a one argument constructor whose argument is, it's called the default copy constructor. It's one argument constructor whose argument is an object of the same class। ठीक है, ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है और वो आर्गुमेंट क्या होता है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इस कंस्ट्रक्टर को हम बनाते ही नहीं हैं, डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि ये क्या करता है, ये आपके पास क्लास के ऑब्जेक्ट को एज आर्गुमेंट लेता है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट लेता है और डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्शन करता है। यानी नए बनने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से बने हुए उसी क्लास के ऑब्जेक्ट की स्टेट को कॉपी करता है। किस तरह से, ये देखिए, हमने एक क्लास बनाई डिस्टेंस की, उसके हमने उसी तरह फीट एंड इंचेस डिफाइन कर दी। प्राइवेट में, पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया जो कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। दूसरा हमने कंस्ट्रक्टर लिया जो कि दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। उसके बाद हमने गेट डिस्टेंस के फंक्शन से यूज़र से इनपुट ली। शो डिस्टेंस में हमने फीट एंड इंचेस को शो करवा दिया। फिर हम आते हैं जी मेन प्रोग्राम के अंदर। हमने डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डिस्टेंस 1, और वहाँ पे हमने टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करके उसके फीट एंड इंचेस को वैल्यू असाइन कर दी 11 एंड 6.5। उसके बाद हमने डिस्टेंस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया डिस्टेंस 2, और उसे हमने क्या किया, उसको ना तो हमने नो वाली वाला आर्गुमेंट वहाँ पे यूज़ किया है, ना ही हमने वहाँ पे नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। हमने डिस्टेंस 1 को क्रिएट करने के लिए टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, लेकिन डिस्टेंस 2 को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक जो अदर ऑप्शन थी वो थी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करें, यानी सिंपली डिस्टेंस 2 लिख दें। लेकिन हमने यहाँ पे डिस्टेंस 2 लिखने के बाद एक स्टेटमेंट लिखी है जिसका नाम है डिस्टेंस 2, और डिस्टेंस उसको हमने वैल्यू, उसको हमने पैरामीटर क्या दे दिया है, डिस्टेंस 1। यानी कि यहाँ पर हमने जब डिस्टेंस 2 क्रिएट किया है तो उसके अंदर हमने डिस्टेंस 1 की स्टेट कॉपी कर ली है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस 2 के अंदर वही वैल्यूज़ आएंगी जो डिस्टेंस 1 की वैल्यूज़ हैं। यानी डिस्टेंस 1 की अगर फीट एंड इंचज़ में 6.25 और 11 है, तो डिस्टेंस 2 के फीट एंड इंचज़ में भी 11 एंड 6.25 आएगा। उसके बाद हमने एक और स्टेटमेंट लिखी। एक और स्टेटमेंट में भी हमने यही काम किया, एक्चुअली हमने यही काम किया। हमने डिस्टेंस 3 क्रिएट किया और वहाँ पे हमने ना तो टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, ना वन आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, ना टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, ना वन आर्गुमेंट वाला, और ना ही नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ नहीं किया। लेकिन फिर भी डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचज़ के अंदर वैल्यू जाएगी, कौन सी जाएगी, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमने जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे उसके फीट एंड इंचज़ की वैल्यू आपके डिस्टेंस 3 के अंदर चली जाएगी। यानी कि अब डिस्टेंस 1 के अंदर 11 6.25 वही हमने पास कर दिया डिस्टेंस 2 को, और वही हमने पास कर दिया डिस्टेंस 3 को। ठीक है, यानी अब एक्चुअली हुआ ये है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे हमने टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल के उसके फीट एंड इंचेस को वैल्यू दी है। लेकिन उसके बाद हमने जो दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उन दोनों में हमने वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। और वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है जी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, क्रिएट नहीं किया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट नहीं करते, हमने जस्ट इसको यूज़ किया। दो तरीके हैं इसके, हम ब्रेसेस लगा के यानी स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के भी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस 2 को डिस्टेंस 2 के अंदर डिस्टेंस 1 की स्पेस स्टेट कॉपी की, या फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के भी डिस्टेंस 1 की स्टेट को हमने डिस्टेंस 3 को अंदर कॉपी किया, और अल्टीमेटली हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसने डिस्टेंस 1 की स्टेट को डिस्टेंस 2 में और डिस्टेंस 1 की ही स्टेट को डिस्टेंस 3 में कॉपी कर दिया। अल्टीमेटली जब हम डिस्टेंस 1 2 एंड 3 को शो करेंगे तो तीनों के अंदर 11 एंड 6.25 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस 2 एंड डिस्टेंस 3 को हमने डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल किया है, के थ्रू जो है क्रिएट किया है। और अगर हमने उसको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करते हुए डिस्टेंस 1 की स्टेट उसमें कॉपी किया, तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस 1 के अंदर फीट एंड इंचेस के अंदर वैल्यू होगी वही डिस्टेंस 2 एंड डिस्टेंस 3 के अंदर वैल्यूज़ होंगी। देख लें जी, डिस्टेंस 1 2 एंड 3 एग्जैक्टली तीनों एक जैसी स्टेट रखते हैं।
नेक्स्ट ही हमारे पास क्वेश्चन है, क्या हम फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करवा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम फंक्शन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। हमने लास्ट अपने प्रोग्राम के अंदर, डिस्टेंस के प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाया था, ऐड डिस्टेंस का फंक्शन। ऐड डिस्टेंस का फंक्शन वहाँ पे क्या ले रहा था? वहाँ पे रिटर्न टाइप ले रहा था। वहाँ पे रिटर्न टाइप उसकी थी वॉइड, लेकिन यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप है डिस्टेंस। इसका मतलब है कि ऐड डिस्टेंस का फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ज़ाहिर बात है, अगर ये कोई फंक्शन इंटीजर टाइप का वेरिएबल रिटर्न करता है तो हम उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन फ्लोट टाइप का वेरिएबल रिटर्न करता है तो हम उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट रखते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कोई वेरिएबल रिटर्न नहीं करता, तो हम उसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक फंक्शन, हम कह रहे हैं कि क्या एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकता है, आंसर इज़ येस। तो अगर एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकता है तो वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, वो टाइप हमने यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना, बल्कि हमने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी टाइप होगी? डिस्टेंस टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन में हमने डिस्टेंस, उसी तरह से दो डिस्टेंसेस को ऐड किया। यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस का जो ऐड डिस्टेंस का फंक्शन है उसको दो नहीं, एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास किया और वो D2 पास किया। और D1 वाला और ये अब ऐड डिस्टेंस का फंक्शन करेगा क्या? ये D1 और D2 के फीट एंड इंचेस को ऐड करेगा। किस तरह से? यहाँ पे हम एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट लेंगे, डिस्टेंस टैम्प। ठीक है, अगेन ये टैम्प भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरह D1 एंड D2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस तरह टैम्प भी एक ऑब्जेक्ट है। जारी बात है, टैम्प अगर डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो टैम्प की क्रिएशन के टाइम पे भी उसके जो है दो डाटा मेंबर्स होंगे। ठीक है, टैम्प वाला जो ऑब्जेक्ट भी जब मेमोरी में बनेगा तो उसके मेमोरी में दो डाटा मेंबर्स बनेंगे, एक फीट और दूसरा इंचेस। ठीक है, उसके फीट एंड इंचेस में अब हमने वैल्यू सेट करवानी है। जो आपका टैम्प वाला ऑब्जेक्ट है उसके फीट में हमने रखवाना है D1 का फीट एंड इंचेस ऐड करवाना है, और उसके इंचेस में हमने D1 एंड D2 का इंचेस ऐड करवाना है। ठीक है, फीट में हमने D1 का फीट एंड इंचेस और टेम्प के इंचेस में हमने D1 एंड D2 का इंचेस ऐड करवाना है। कैसे करवाते हैं देखें जी। टेम्प डॉट इंचेस को हमने इंचेस प्लस D2 इंचेस लिख दिया। अब ये जो आपने इंचेस लिखा है ये कौन से ऑब्जेक्ट के इंचेस हैं? बेसिकली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इस ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को कॉल करेगा उसके डाटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस किया जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस 1 अगर ऐड डिस्टेंस को कॉल कर रहा है तो यहाँ पे जो आपके पास, जब आप इंचेस और फीट हाली लिखोगे तो इसका मतलब है हाली इंचेस और हाली फीट किसके हैं? डिस्टेंस 1 के हैं। बहरहाल जी, आप टेम्प डॉट इंचेस के अंदर इसका मतलब है डिस्टेंस 1 के इंचेस और डिस्टेंस 2 के इंचेस को ऐड करवाते हैं। और फिर उसी तरह से आप चेक करते हैं कि अगर आपके पास इंचेस ज़्यादा हो गए हैं तो आप फीट के अंदर इंक्रीमेंट करवा देते हैं और इंचेस के अंदर से डिक्रीमेंट करवा देते हैं। और फिर टेम्प डॉट फीट के अंदर आप जो फीट आपके पास डिस्टेंस 1 का फीट है और जो डिस्टेंस 2 का फीट है उसे ऐड करवा के जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है उसके फीट में रखवा देते हैं और उसके बाद आप रिटर्न कर देते हैं टैम्प को। अब टैम्प रिटर्न हुआ है। टैम्प क्या है? टैम्प एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो जी, क्या हम फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करवा सकते हैं? हाँ जी, हम फंक्शन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। ये जब टैम्प रिटर्न होगा तो जाएगा कहाँ? आए जी, मेन फंक्शन के अंदर आके हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 3। जाहिर सी बात है, अगर हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ किए हैं तो उनके फीट एंड इंचेस में 0 0 जाएगा। फिर हमने डिस्टेंस 2 के अंदर हमने 11 एंड 6.25 रखवा दिए। फिर हमने डिस्टेंस 1 के साथ गेट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल किया जिसने डिस्टेंस 1 की फीट एंड इंचेस की वैल्यूज़ को यूज़र से लेके सेट करवा लिया। और उसके बाद हम जब डिस्टेंस 1 के साथ ऐड डिस्टेंस का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उससे डिस्टेंस 2 एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा जी? डिस्टेंस 1 के और डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस जो है ना वो ऐड होके किसके अंदर आ जाएंगे? डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 के फीट एंड इंचेस ऐड होके तो डिस्टेंस 3 के फीट एंड इंचेस के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ से जब टैम्प रिटर्न होगा तो टैम्प रिटर्न होके किसके अंदर आएगा? टैम्प रिटर्न होके बेसिकली डिस्टेंस 3 के अंदर कॉपी हो जाएगा। टैम्प की स्टेट यानी टैम्प की फीट एंड इंचेस डिस्टेंस 3 के अंदर कॉपी हो जाएंगे। और फिर डिस्टेंस 1 2 एंड 3 को शो करके हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देख सकते हैं। डिस्टेंस 1 के अंदर जो यूज़र ने वैल्यू दी वो होगी डिस्टेंस 2 के अंदर 11 एंड 6.25 और डिस्टेंस 3 के अंदर टैम्प जो ऐड करके लेकर आता है आंसर वो स्टोर होगा।
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह हमने डिस्टेंस 3 के अंदर ऐड किया था, यहाँ पे टेम्प के अंदर फीट एंड इंचेस ऐड होंगे और डिस्टेंस 3 को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी कार्ड एग्जाम्पल। कार्ड एग्जाम्पल के अंदर डिफरेंट जो है आपने जो हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सब की प्रैक्टिस है, उसे आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो स्ट्रक्चर एंड क्लासेस के दरमियान डिफरेंस होगा, उसे भी हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे।